हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 का जो राजनीति विज्ञान विषय है उसमें आपकी जो समकालीन विश्व राजनीति जो पुस्तक है उसका एक अध्याय है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न आज के वीडियो में बताऊंगा। इसकी अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में आपको अगले 2 दिन के अंदर उपलब्ध करवा दूंगा। साथ ही साथ अगर अन्य पाठों के भी आप महत्वपूर्ण प्रश्न चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर भी करना। पहला प्रश्न है, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया? तो वो किया था 2 अक्टूबर 2016 को। पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन भारत ने किया 2 अक्टूबर 2016 को। रियो पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 170। अब ये जो रियो सम्मेलन था, पृथ्वी सम्मेलन, ये कौन से शहर में आयोजित हुआ? तो ये सम्मेलन ब्राज़ील का एक शहर है, रियो डी जेनेरियो। रियो सम्मेलन कहाँ हुआ? रियो हुआ रियो डी जेनेरियो में। आसान सा है, रियो से शुरुआत है, रियो में ही अंत है, नाम ऐसा ही है। डी जेने बीच में शब्द आ रहा है, रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में है। 1992 में यह पृथ्वी सम्मेलन है वो आयोजित हुआ। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे? क्योटो प्रोटोकॉल पर सन 2002 में भारत ने है वो क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। इसी तरह से एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता है, मॉन्ट्रियल में शहर नामक शहर में हुआ था। तो वो कब हुआ? तो 1987 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, एक क्लब ऑफ रोम ने 1972 में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, उसका नाम क्या था? लिमिट्स टू ग्रोथ। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, लिमिट्स टू ग्रोथ जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित हुई या किसने प्रकाशित करवाई? तो वो क्लब ऑफ रोम ने प्रकाशित कराई और 1972 में प्रकाशित करवाई। अगला है, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? 2001 में भारत में है वो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। नेक्स्ट है, मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा कब व किसने दी? तो 1982 में मूलवासियों की शुरुआती परिभाषा संयुक्त राष्ट्र संघ ने है 1982 में दी। सन 1970 के दशक में अफ्रीका की सबसे बड़ी विपदा कौन सी थी? वो थी अनावृष्टि। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने सर्वप्रथम किस परिषद को परामर्शदात्री परिषद का दर्जा दिया था? वो थी वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल। अच्छा, इंपॉर्टेंट नाम भी है, ये याद रखिएगा, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल। अगला है, टिकाऊ विकास का क्या तरीका है? पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होने वाले आर्थिक विकास को हम टिकाऊ विकास कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूएनईपी क्या है? यूएनईपी, तो यू का हो गया यूनाइटेड, एन का हो गया नेशंस, ई का मतलब हो गया एनवायरनमेंट और पी का मतलब हो गया प्रोग्राम, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये इसका पूरा नाम हो गया। यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ की पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगला है, पावन वन प्रांतर या देवस्थान क्या है? यानी पावन वन प्रांतर या देवस्थान, इसमें क्या होता है कि वनों के उस भाग में वनों का हिस्सा है उसको काटा नहीं जाता, क्योंकि यह माना जाता है कि उस स्थान पर देवताओं का वास है, इसलिए उसको देवस्थान या पावन वन प्रांतर कहा जाता है। आपको बताया था 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, वो किसके रक्षण से संबंधित है? तो वो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसको याद कर लीजिएगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? परीक्षा में प्रश्न, बोर्ड परीक्षा में पहले पूछा भी गया है कई सालों में, तो अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक क्योटो प्रोटोकॉल हुआ वो 1990, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो 87 में हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो एक शहर है जापान का, उस जापान के क्योटो शहर में उसके 10 साल बाद, देखो 1987 में जो हुआ था वो तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो हुआ था जापान के क्योटो नामक शहर में 1997 में, 10 साल बाद, आप देख सकते हो। अगला प्रश्न है,
क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट प्राप्त किन्हीं दो देशों के नाम, तो भारत और चाइना, इनको क्योटो प्रोटोकॉल में यानी पर्यावरण में कार्बन गैसों के उत्सर्जन में कुछ छूट प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, वैश्विक संपदा क्या है? वह संपदा जिस पर किसी संप्रभु राष्ट्र का अधिकार नहीं होता बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय साझे तौर पर उसका प्रबंधन करती है, वो वैश्विक संपदा कहलाती है ना। जैसे पर्यावरण है वो एक अकेले देश का उस पर अधिकार नहीं है, पूरे विश्व का अधिकार है, वो एक वैश्विक संपदा है। तो वैश्विक संपदा के 4 उदाहरण बताने हैं अगर साथ में, तो जैसे वायुमंडल है, मैंने अभी बताया पर्यावरण है जो हमारे चारों ओर का वायुमंडल है, अंटार्कटिका है, बाह्य अंतरिक्ष है, समुद्री सतह, वो सभी की है, वो किसी एक देश का उस पर अधिकार नहीं है, यानी एक संप्रभु राष्ट्र का अधिकार नहीं है बल्कि संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है, वो साझे तौर पर उसका कार्य कर सकता है, उस पर उसका उपयोग कर सकता है, उसका प्रबंधन कर सकता है, तो वो वैश्विक संपदा कहलाती है। अगला प्रश्न है, वैश्विक संपदा की सुरक्षा के लिए कोई 3 समझौते, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जिसको मॉन्ट्रियल न्यायाचार 1987, अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 और अंटार्कटिका संधि 1959, ये इससे संबंधित समझौते हैं। अच्छा, एक छोटा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, मूलवासी का क्या अर्थ है? तो जनता का वह भाग जब किसी वन प्रदेश या भूभाग में आदिकाल से उस जगह पर अगर व्यक्ति जनता है वो निवास कर रही है, मानव निवास कर रहा है, तो वो वहाँ उस क्षेत्र के मूलवासी कहलाते हैं। मूलवासियों के प्रमुख स्थान कहाँ कहाँ हैं? तो मध्य दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया, भारत में भी मूलवासी है। अब भारत में मूलवासी किसको कहते हैं? तो भारत में अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उनके लोगों को, और दूसरा हम यूँ लिख सकते हैं आदिवासी को, है ना। आदिवासी और अनुसूचित जनजाति, देखिए ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी जिनको हम बोलते हैं, तो ये जो है इनको मूलवासी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? भारत में। वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन कब हुआ? ये हुआ था 1975 में। अगला प्रश्न है, पर्यावरण आंदोलन को परिभाषित कीजिए। पर्यावरण की हानि की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर किया जाने वाला आंदोलन है वो पर्यावरण आंदोलन कहलाता है। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण से बचाने के लिए कोई 2 उपाय बताइए। तो एक तो नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी, इसके अंतर्गत वाहनों में ईंधन है वो अच्छा स्वच्छतर ईंधन है वो अनिवार्य कर दिया गया है, और एक बिजली अधिनियम में नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। अच्छा, रियो सम्मेलन जो आपको बताया था, उस रियो सम्मेलन ब्राज़ील में होने वाला रियो सम्मेलन था, उसकी सिफारिश को, सुझावों को किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21। एजेंडा 21 के बारे में आप अपनी पाठ्यपुस्तक में ध्यान से पढ़ लें, अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एजेंडा 21 के बारे में। साझी संपदा क्या है? वे संसाधन जिन पर किसी एक का वास्तविक अधिकार न होकर संपूर्ण समुदाय का अधिकार हो, उसको साझी संपदा, या हमने पहले इस शब्द को पढ़ लिया है, वैश्विक संपदा ही इसी को कहते हैं एक तरह से। और साझी संपदा है वो जो होती है, वैश्विक संपदा की बजाय थोड़ा छोटा रूप हो गया। साझी संपदा में चारागाह और मैदान जिन पर उस समुदाय का अधिकार होता है, जैसे आदिवासी जो लोग होते हैं वो इनका उपयोग करते हैं, मैदान और चारागाहों का प्रयोग। अगला है, विश्व में खाद्यान्न की कमी के 2 कारण बताइए। तो विश्व में खाद्यान्न उत्पादन में कमी का प्रमुख कारण है कृषि योग्य भूमि का न बढ़ना और वर्तमान कृषि योग्य भूमि की उपजाऊ शक्ति का निरंतर कम होना। और एक जनसंख्या तेज गति से बढ़ रही है तो खाद्यान्न की कमी अपने आप होनी ही है। अच्छा, प्राकृतिक वनों से होने वाले 2 लाभ बताइए। एक तो प्राकृतिक वन है वो जल चक्र को संतुलित बनाकर रखते हैं, और एक प्राकृतिक वन है वो जलवायु को संतुलित करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। एक अच्छा प्रश्न ओजोन परत से संबंधित है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? एक तो खतरनाक जानलेवा बीमारियां आ जाएगी, और एक पेड़ पौधे जीव जंतुओं पर अत्यधिक इन पर बुरा असर पड़ेगा। कुछ 2-3 लघुतरात्मक प्रश्न देख लेते हैं। मूलवासियों की प्रमुख मांगे क्या है? आदिवासी मूलवासी में हमने बताया था, आपको परिभाषा भी बताई थी। तो मूलवासियों की मांगे, एक तो मूलवासियों को विश्व में बराबरी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। एक, मूलवासियों को उनके आर्थिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन है वो नहीं किया जाना चाहिए। मूलवासियों को देश के विकास का लाभ भी मिलना चाहिए, और मूलवासियों को अपनी स्वतंत्र पहचान रखने वाले समुदाय के रूप में जाना जाए। इसके बाद में अगला प्रश्न है, विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना तथा विरोध क्यों होता है? इसका एक कारण दीजिए।
तो विश्व के विभिन्न भागों में खनिज उद्योग की आलोचना और विरोध होता है, क्योंकि खनिज उद्योग है वो पृथ्वी के अंदर उपस्थित संसाधनों को बाहर निकालता है, रसायनों का भरपूर उपयोग करता है, भूमि और जलमार्गों को प्रदूषित करता है, वनस्पतियों का विनाश करता है। तो इस कारण से जो है खनिजों का अगर अत्यधिक खनिज उद्योग बढ़ेंगे तो पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचेगा। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक तो एजेंडा 21 क्या है और रियो सम्मेलन क्या है, उसके क्या परिणाम हुए। तो ये ब्राज़ील के रियो शहर में 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो नामक शहर में, तो उसके निम्न परिणाम हुए। इस सम्मेलन के परिणाम स्वरूप विश्व राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर बढ़ते सरोकारों को एक ठोस रूप मिला। एजेंडा 21 है, इसमें प्रस्तावित किया गया भविष्य के विकास के लिए और विकास के कुछ तौर तरीके इसमें सुझाए गए थे। इसमें टिकाऊ विकास की अवधारणा को बल मिला था, विकास की नई रणनीति बनी थी टिकाऊ विकास। रियो सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी, इन संबंध में कुछ नए नियम हैं वो निर्धारित किए गए थे। इस सम्मेलन में पर्यावरण रक्षा के बारे में धनी और गरीब देशों, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच में मतभेद उभर कर सामने आए कि भारत, चीन, ब्राज़ील, ये देश ऐसे कह रहे थे कि जब हमने प्राकृतिक संसाधनों का दोहन इतना किया ही नहीं है अब तक, क्योंकि ज़्यादातर प्राकृतिक संसाधनों का दोहन विकसित देशों ने ज़्यादा किया है, इसलिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़्यादा उत्तरदायी देश कौन से हैं? विकसित देश हैं, न कि विकासशील भारत, चीन और ब्राज़ील जैसे जो विकासशील देश हैं वो नहीं है। इसके लिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए ज़्यादा उत्तरदायी जो देश हैं वो हैं विकसित देश। अगला पॉइंट है, रियो सम्मेलन में यह स्वीकार किया कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून के निर्माण, प्रयोग और व्याख्या ने विकासशील देशों की विशिष्ट जरूरतों का लेकिन अलग अलग भूमिका का सिद्धांत स्वीकृत किया। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए? तो इसमें पहला पॉइंट हो गया खाद्यान्न उत्पादन में कमी आना, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, कृषि योग्य भूमि में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, क्योंकि भूमि है पृथ्वी पर वो उतनी है, कृषि योग्य भूमि निश्चित है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है। तो इस कारण से जलाशयों में भी जब कमी हो रही है, चरागाह समाप्त हो रहे हैं, तो भूमि की उर्वरता भी ज़्यादा उपयोग करने के कारण खत्म हो रही है, तो खाद्यान्न उत्पादन में कमी आना। दूसरा है जैव विविधता क्षय, वनों की कटाई ज़्यादा हो रही है तो जैव विविधता का क्षरण हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण के कारण जलवायु परिवर्तित हो रहा है ना, बहुत सी समस्याएं आ रही है। जैसे एक समस्या ओजोन परत का क्षय, अच्छा प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है ओजोन परत से संबंधित। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के उत्सर्जन से ओजोन परत का क्षय हो रहा है। इससे क्या है, ग्रीन हाउस गैसों के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या भी भारत में लगातार बढ़ती जा रही है और कई देशों के जलमग्न होने का भी खतरा ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है। अगला पॉइंट है स्वच्छ जल की उत्पादन उपलब्धता में कमी, वर्तमान में धीरे धीरे साफ जल वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा। अगला प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित कि उसके उत्सर्जन को नियंत्रित हेतु भारत द्वारा किए गए कई 4 प्रयास बताइए, या आपको यह भी पूछ सकते हैं क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए, ग्रीन हाउस के कारण क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भारत ने क्या क्या प्रयास किए, तो एक तो क्योटो प्रोटोकॉल को 2002 में हस्ताक्षरित करके इसका अनुमोदन किया, बायोडीजल का अभियान भारत ने चलाया है, ऊर्जा के संरक्षण अधिनियम पारित करके ऊर्जा के जो अन्य स्रोत हैं उनका उपयोग करने पर जोर दिया है, वाहनों के अंदर जो स्वच्छतर ईंधन है उस स्वच्छतर ईंधन का उपयोग करना भारत में अनिवार्य कर दिया गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप की विशेषताएं और महत्व क्या क्या हैं वो हम यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। धन्यवाद।